हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो जैसा कि हमने बताया था कि जब कार्बन नंबर 5 यानी वो मोनोसैकेराइड जो कार्बन नंबर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 होती है या 5 से ज़्यादा होती है, जैसे पेंटोजेज में या n=6 हेक्सोजेज में, तो पेंटोजेज का फार्मूला क्या हो जाएगा C5H10O5। इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। 5 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे CH2OH लिख देंगे। एल्डोज की बात कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे एल्डिहाइड हो जाएगा और ये OH सिंपल ले लेते हैं ऐसे, AOH H। इसे बोलते हैं डी राइबोज, जो कहाँ पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है शुगर। हेक्सोज ले लेते हैं C6H12O6। इसमें हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 CH2OH CHO 1 2 3 4 5 6। आपको मैंने बताया था यहाँ पे OH लीजिए, यहाँ पे OH लीजिए, बस तीसरे वाला के ऐसे कर दीजिए और बाकी OH H। ये आपका तैयार है डी ग्लूकोज और ये है डी राइबोज। कार्बन एटम 1 2 3 4 3 4 5 6। ये आप देख रहे हैं लॉन्ग चेन है। ये लॉन्ग चेन एक्वस सॉल्यूशन में या सेल के अंदर इस रूप में रहना, जिसे हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, ये इम्पॉसिबल है, एनर्जेटिकली इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपने देखा होगा जो ज़्यादा लंबी चीज़ रहती है वो झुक जाती है। तो पेंटोजेस के बाद यानी 5 कार्बन और 6 कार्बन के बाद ग्लूकोज का यह स्ट्रक्चर, जैसे हेक्सोजेस में ग्लूकोज, या जितने भी हेक्सोजेस होते हैं या जितने भी पेंटोजेस होते हैं, उनका स्टेट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता है। रादर वो जो है थोड़ा सा ये मुड़ जाते हैं, उसमें साइक्लाइजेशन हो जाता है। ये साइक्लाइजेशन कैसे होता है, इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पर ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है और ये 5वें नंबर का कार्बन क्या है? यहाँ पे OH ग्रुप है। इनके बीच में, इसको आप समझने के लिए कुछ नहीं करना है, इस स्ट्रक्चर को ऐसे पलट दीजिए। अभी मैं आपको एक बार यही स्ट्रक्चर जो है मैं आपको फिर से बताता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। ये ऐसे लिख लेते हैं इसको OH, जैसा कि मैं बताया हूँ, ये OH H। उसके बाद स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा तीसरे कार्बन पर, चौथे कार्बन पे ऐसे, 5वां ऐसे और 6ठा ऐसे। इसकी नंबरिंग कर देते हैं, आपको समझने के लिए बेटर नंबर कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब आप इस चेन को ऐसे जरा कर दीजिए, ऐसे साइक्लाइजेशन के लिए। मतलब आप समझिए जरा मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे होता है। इसको, इस पूरे चेन को ऐसे कर दीजिए। तो ये हम जरा करते हैं। अब ये नंबर 1 पोजीशन है, ये देखिए हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं, आपको समझने के लिए मैं दिखा रहा हूँ ऐसे। ये COH, ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन है, यहाँ पे HOH, ये नंबर 3 कार्बन है, ये वाला HOH, ये नंबर 4 कार्बन है, ये वाला HOH, ये 5 दिखा देते हैं HOH, ये 6 दिखा देते हैं CH2OH। इतना आपको समझ में आया। अब चूंकि ये नंबर 1 पोजीशन पे है, तो थोड़ा सा भाई नंबर 1 पे है तो थोड़ा सा अकड़ के रहेगा। तो
कुछ नहीं करना है आपको, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा एक ऐसे शेप दे दो। साइक्लाइजेशन क्यों होता है ये अभी नहीं बता। ये देखिए, ये चूंकि नंबर 1 पोजीशन पे कहा भाई मैं सबसे ऊपर रहूंगा, तो देखो सबसे ऊपर है। अब यहाँ पे H लिख दिया, OH लिख दिया। ये क्या है, नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये नंबर 3, अब जरा ये नंबर 4, थोड़ा नंबर 4 को भी घुमा दीजिए, ऐसे कर दीजिए यहाँ पे। और ये नंबर 5, ये नंबर 5, ये नंबर 5 कार्बन है। नंबर 5 का ये छठवां कार्बन हो गया। इस नंबर 5 पे देखिए CH2 है, तो मैंने इसको ऊपर कर लिया, और बाकी इस 5 से HOH जुड़ा है, तो ये देखिए मैंने 5 से HOH जोड़ दिया। बहुत आसान है, आप गौर से स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। इस 5वें पोजीशन देखिए, इस 5वें कार्बन पे OH है, OH दिखा दिया, उसके बाद H है, H दिखा दिया। बस डायरेक्शन के लिए मत परेशान होइएगा, ये CH2H है, ये हम आपको समझाने के लिए बताए थे, ठीक है। होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है, यानी 5वें कार्बन का, जो 5वें कार्बन का OH ग्रुप है, ये एल्कोहल ग्रुप है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप के एल्कोहल आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन और ये OH। होता क्या है कि अपनी केमिस्ट्री में आप ऐसे समझिए, सबसे सेल्फिश अगर कोई होता है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी सबसे चालाक होता है। अगर ऑक्सीजन को दूसरे की थाली का हाइड्रोजन दिख गया तो तुरंत अपनी तरफ खींचता है, और हाइड्रोजन को भी अपने इस ऑक्सीजन का साथ अच्छा नहीं लगता है, तो कहते हैं ना कि दूसरे की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, हमेशा भाग लेता है इधर। क्यों भाग लेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन ये दिखाता है कि हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अपनी तरफ आ जाता है, तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, प्रोटॉन को लेके इससे के साथ जुड़ जाता है। तो जब ये जुड़ता है, ये स्ट्रक्चर जब जुड़ जाएगा, ये H इधर चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा इस स्ट्रक्चर को समझिए। ये अभी हमें आप दिखाते हैं। जब ये H 5वें कार्बन का एल्कोहल का H इस O से जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, OH, और नीचे H ही है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। दूसरे कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, अब इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, H OH। ये तीसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन देखिए, ये वाला दिखा रहा है, H इस पर ऐसे लगा है। ये चौथा कार्बन है, यहाँ पे देखिए, ये 4th कार्बन था, ये 3rd था, ये 4th है। 4th को हमने ऐसे दिखाया, ये H OH, और ये देखिए इस पर आइए, ये C है, और CH2OH पहले से बना है, H। अब इसका O अकेले बचा है, H तो यहाँ पे चला गया ना, ये H यहाँ पे चला गया। तो ये कार्बन बड़ा दयालु होता है, वो हर किसी से बॉन्ड बना लेता है। तो ये कार्बन कहता है भैया तुम अकेले न रहो, तुम मेरे साथ आ जाओ। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। बहुत सिंपल है, एक बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 फिर 6, ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया आपका। ये बिल्कुल जो है, अगर एक रिंग अगर देखेंगे तो 6 मेंबर की रिंग है, टोटल 6 मेंबर रिंग है। एक रिंग से मिलती है जिसको पायरेनोज कहते हैं। तो ये क्या है, ये ग्लूको पायरेनोज है। अब समस्या जरा समझिए, पता नहीं देख लें स्क्रीन में यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। ये ग्लूकोपायरेनोज है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर इमेजिन करिए कि मैं COH को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, गौर से देखिएगा, HO सॉरी O, तब ये H कहाँ आएगा, तब ये H भाग के इधर आएगा ऐसे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, यही स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी,
ये पहला कार्बन है। अब ये पहला कार्बन का अगर ये OH नीचे है तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी H। बाकी सेम स्टेप। अब एक देखिएगा गौर से, इसमें जो है HOH का डायरेक्शन कहाँ है, ऐसे जा रहा है। इसमें क्या है, बस HOH का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। और बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ये OH, अब हम ये H नहीं दिखाएंगे, चलो दिखाई दे देना, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। मैं नहीं चाहता कंफ्यूज हो, क्योंकि बहुत मेहनत होता है पढ़ाने में, खासकर ऑनलाइन या वीडियो रिकॉर्डिंग करने में, क्योंकि ज़रा से भी गलती हो जाती है, ज़रा से भी वर्ड्स इधर उधर हो गए तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखिए HOH ये कार्बन है वन, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये आपका CH2OH, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अब ये क्या बला है, अब आप देखिए कि ये जो है यही स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज जो स्ट्रेट ग्लूकोज था यानी डी ग्लूकोज था, ये दो फॉर्म में पाया गया। ये भी ग्लूकोपाइरोनोज है, क्योंकि पाइरोनोज रिंग तो इसमें भी बनी है। लेकिन आप इसको गौर से देखिए, इसमें जो छठवें नंबर का CH2OH है, इसको देखिए CH2OH 6, इसमें OH और इसका OH चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ये डी दोनों है, डी क्योंकि हमने डी ग्लूकोज लिया था, तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में यानी उल्टा है, तो अ से उल्टा, उल्टा में अ शामिल है, तो अ से अल्फा, यानी जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहे, तो अपोजिट का मतलब अल्फा, तो ये क्या नाम है इसका, अल्फा डी ग्लूको पाइरोनोज। और यहाँ पे देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में, ये OH और ये फर्स्ट कार्बन का OH दोनों सेम डायरेक्शन में, इसको क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूको पाइरोनोज। वास्तव में ये जो डी ग्लूकोज जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, इस रूप में पाया जाता है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, दो कॉन्सेप्ट समझिए। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, मैंने आपको बताया था कि देखो ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं था, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड था। अब इस कायरल कार्बन को देखो, अब इस एल्डिहाइड वाले कार्बन को देखो, एक तरफ ये OH से जुड़ गया, एक तरफ S से जुड़ गया, एक तरफ इधर जुड़ गया, एक तरफ इधर जुड़ गया, यानी यह कार्बन अब जो है चार कार्बन मतलब चार डिफरेंट एटम से जुड़ गया है। तो क्या हो गया, एक नया कायरल कार्बन बन गया है। इस नए कायरल कार्बन के कारण इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनोमर, क्योंकि यहाँ पे नई कायरलिटी आ गई। तो यह एनोमर दो फॉर्म में पाया जाता है, एक अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज और एक बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज। अच्छा, यहाँ पे जो है बॉन्ड किसके किसके बीच में बना, यहाँ पे बॉन्ड बना फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में और फिफ्थ कार्बन के बीच में। तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बॉन्ड बना है ना, जो ये छोड़ के भगा है इसके पास, तो ये जो बॉन्ड बना है किसके विथिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हेमी एसिटल बॉन्ड। अगर यह कीटोन के बीच में बनेगा तो इसे क्या कहेंगे, हेमी कीटल बॉन्ड। अब यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। पहले तो ये समझ लीजिए कि मैंने इधर इसको ज्यादा बनाया है इस स्ट्रक्चर को, यानी अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज बीटा डी में ज्यादा बदल रहा है और ये कम बदल रहा है। एक्चुअली ग्लूकोज जो है, मैं जब शुरू में आप फर्स्ट क्लास लेंगे तो मैंने बताया था जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। मैंने उनकी स्पेसिफिक फीचर में, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में बताया था। तो जनरली जो होता है ये फॉर्म ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है। भाई ग्लूकोज के देखिए, एक स्ट्रेट फॉर्म हो गया, एक ये फॉर्म हो गया, एक ये फॉर्म हो गया, यानी तीन, एक यही स्ट्रक्चर तीन रूप में पाया जा रहा है। तो लेकिन ज़्यादातर करीब 2/3 पार्ट ग्लूकोज का हमेशा आपको प्रीडोमिनेंट फॉर्म में बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज पाया जाएगा, यानी ये वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद 1/3 ये, और थोड़ा सा जो 0.01% के आसपास ये पाया जाता है। यानी जब आप ग्लूकोज को, मान लीजिए इस ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाए, इसका बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज का, तो ये क्या करेगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज
यहाँ से चेन थोड़ा सा ओपन हो जाएगी इस फॉर्म में और कुछ इस फॉर्म में। तो इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हम आपको बताएंगे शुरुआत में ग्लूकोज टेस्टिंग कैसे होती है। उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, पर सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। तो ये स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज में कौन सा सबसे स्टेबल होता है? ये तो कई बार ये मन में उठता है सवाल कि ये क्यों स्टेबल होता है। इसके लिए आपको केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कन्फर्मेशन, जो मेनली केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बच्चे आगे चल के MBBS या BDS करेंगे या कर रहे होंगे या जो MSc बायोकेमिस्ट्री कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए। एक बार फिर से ड्रा कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन नीट के पर्पज से मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वन फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इज मोर स्टेबल। उसमें ऑप्शन दे देगा बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज। तो बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज इज मोर स्टेबल इन सोल्यूशन। तो जरा इस स्ट्रक्चर को समझिए आप लोग कैसे। मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं फिर से। किसके? इस वाले स्ट्रक्चर को, बीटा वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में। तो OH H H OH OH H H OH CH2 OH H। डस्टर कहाँ गया भाई? ये ठीक है ना। अब एक काम करो, ये कौन सा फॉर्म है आपका? बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज। ये आपका ग्लूकोज का यही सही नाम है, बीटा डी डैश रहता है। अब दिमाग में खाली आप जैसे मैं बता रहा हूं सोचते चलो। एक्चुअली जो ये स्ट्रक्चर है समझिएगा, इसको बोलते हैं, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला या स्ट्रक्चर जो भी बोल दीजिए। इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे समझिए, ये इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे समझिए। ये जो मोटा सा मैं दिखा रहा हूं, ये वाले पार्ट, ये पार्ट जो है, इतना पूरा पार्ट ये ब्लैक बोर्ड के बाहर है। जैसे ये देखिए बाहर है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ब्लैक बोर्ड के पीछे है। ये ऐसे स्ट्रक्चर है ये, यानी ये वाला पार्ट यहां से लेके, इसको दूसरे कलर से भी बता सकते हैं आपको। एक्चुअली आप देखेंगे बुक्स में कभी बार ये मोटा सा स्ट्रक्चर बना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट इतना, ये आपका ब्लैक बोर्ड से बाहर निकला हुआ है ऐसे, इस तरीके से। अब बाकी ये अंदर है। ये हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं। अब ये पूछा जाता है कि ये कई बार एग्जाम में आया, जब नेट CSIR UGC का एग्जाम जो है रिटर्न होता था, हम लोगों टाइम में 41 क्वेश्चन आते थे और रिटर्न होता था। तो कई बार उसमें पूछ देता था कि व्हाई डज बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज फॉर्म इज प्रीडोमिनेंट। तो उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना रहता था और वो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते थे। तो होता क्या है कि ये नंबर 1 पोजीशन है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये 6 कार्बन है। कुछ नहीं करो, आप मन में इमेजिन करो कि आप इस कार्बन को नीचे की तरफ खींच रहे हो और 4th को ऊपर की तरफ खींच रहे हो। तो ये हमारा जो है बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज में हम इमेजिन करते हैं कि इस कार्बन को हम लोग, फर्स्ट कार्बन को नीचे खींच रहे हैं। जब इस कार्बन को हम नीचे खींचते हैं तो इमेजिन करिए क्या होगा। ये O है, और अब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा O है। अब फर्स्ट कार्बन को हम खींच रहे हैं नीचे। जब फर्स्ट कार्बन को हम नीचे खींचेंगे, यहाँ पे ये है फर्स्ट कार्बन, तो यह OH भी नीचे चला आएगा और H ऐसे रहेगा। ये फर्स्ट कार्बन है। जब ये हमने इस कार्बन को नीचे खींचा, जैसे यहाँ पे देखिए, ये इस कार्बन को नीचे खींचा तो ये दूसरा कार्बन अपने आप ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए, ये दूसरा कार्बन हुआ। जब दूसरा कार्बन ऊपर जाएगा तो यह OH भी ऊपर की तरफ जाएगा।
ये देखिए, और ये H एक्सियल रहेगा। अब जब दूसरा कार्बन ऊपर की तरफ गया तो तीसरा कार्बन नीचे की तरफ आएगा, कुछ ऐसे ही। ये देखिए तीसरा कार्बन, तो जब तीसरा कार्बन नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो यह OH जो है भी नीचे आएगा, कुछ ऐसे झुक जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हम चौथे कार्बन को पहले ही बता चुके, चौथे कार्बन को हम पुल कर रहे हैं। जब चौथे कार्बन को पुल करेंगे तो ये देखिए इधर जा रहा है, ये चौथा कार्बन। तो जब चौथा कार्बन ऊपर की तरफ जाएगा तो यह OH इधर पहुंच जाएगा, ऐसे। जब ऊपर की तरफ खींचेंगे तो यह OH इधर पहुंचेगा, और ये H ऐसे। ये फोर्थ कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। उसके बाद फिफ्थ कार्बन जो होगा ये वाला, ये नीचे की तरफ जाएगा। ये देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है। जब फिफ्थ कार्बन नीचे की तरफ जाएगा तो ये CH2OH भी नीचे की तरफ आएगा। ये देखिए, आप देखिए इस स्ट्रक्चर में जितने बड़े ग्रुप हैं, ये लार्ज ग्रुप हैं, ये सब क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। और जो छोटे ग्रुप हैं जैसे ये क्या है, एक्सियल पोजीशन पे है। तो चूंकि बड़े ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, यही कारण है कि इनके बीच में रिपल्सन कम होगा, और जिसके कारण जो है बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज बहुत स्टेबल होता है। ये स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। और एक्चुअल में यही स्ट्रक्चर, यही कन्फर्मेशन पाया ही जाता है। तो अब हम लोगों ने इसमें इतना समझ लिया। अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो इस स्ट्रक्चर में तो आप लोग हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा बता दूंगा। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है कि आपको कार्बन को, इस कार्बन को नीचे की तरफ खींचना है बस। जब फर्स्ट कार्बन को आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो यह OH नीचे की तरफ आ जाएगा। ये देखिए OH नीचे आ गया, पहले OH यहाँ था, अब ये जब खींचने के कारण ये देखिए नीचे आ गया, और ये एक्सियल रहेगा। जब ये कार्बन नीचे जाएगा तो ये जब नीचे जाएगा तो सेकंड कार्बन अपने आप ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यह OH ऊपर की तरफ इधर पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ये देखिए OH यहाँ आ गया, ठीक है ना। उसके बाद H तो एक्सियल है ही है, परपेंडिकुलर लंबवत है ही है। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ पुल अप करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये नीचे की तरफ जाएगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा, ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, यह OH जो है इसकी भी जो है नीचे की तरफ आएगा। तो हमने इसको ऐसे दिखा दिया, ये ऐसे रहेगा। इसी तरीके से फोर्थ नंबर कार्बन को हमको ऊपर की तरफ लेके जाना। जब कार्बन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो यह OH यहाँ पहुंच जाएगा, जो अभी यहाँ था ये OH यहाँ पहुंच जाएगा। ये देखिए मैंने पहुंचा दिया। ये पोजीशन है, इसी के कारण यह स्टेबल होता है।